हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्विक। तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बेहतर ही होंगे। तो पिछली कक्षाओं में हम लोग दोस्तों पढ़े थे संविधान के प्रमुख भाग। तो संविधान के प्रमुख भाग हम लोग पढ़े थे, उसमें वैसे वैसे 22 भाग हैं, लेकिन संशोधन करके और उसमें उपभाग करके तो पूरे 25 भाग हो गए हैं दोस्तों। आप लोग याद रखेंगे कि संविधान में 25 भाग हैं और सभी भागों को हम लोग पढ़े थे, किस भाग में क्या विषय दिए गए हैं और उससे संबंधित विगत परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हम लोग हल किए थे और उसके बारे में डिस्कस भी किए थे। तो दोस्तों आज हम लोग ये पढ़ते हैं संविधान में अनुच्छेद। ये चैप्टर का नाम है संविधान में अनुच्छेद। मतलब कि हमारे संविधान में जितने भी आर्टिकल दिए गए हैं, आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद दिए गए हैं, उन सभी का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद हैं और किस अनुच्छेद में किस विषय को रखा गया है, किस अनुच्छेद में क्या है। इससे संबंधित प्रश्न भी जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इसको सीरियस लें। तो दोस्तों आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग लाइक कर दिया करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि आप लोगों को समय समय पे जब हमारी भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये संविधान में अनुच्छेद है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे नोट्स दिया गया है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। ये घटना चक्र पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे हैं और यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं। अब संविधान में अनुच्छेद ये टॉपिक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में 9 दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार, जब ये बुक पब्लिश जब की हुई है तब ये है, तो 2020 की पब्लिश की बात नहीं है, ये जब ये गणना किया गया अनुच्छेद, जब तक लास्ट संशोधन हुआ था तब तक की है, उसके बाद अभी नहीं किया गया है। 9 दिसंबर 2020 की स्थिति दी गई है, उसके अनुसार गणना की दृष्टि से लगभग 465 अनुच्छेद हैं। 465, इसको याद रखिएगा आप लोग। अगर ऑप्शन में 465 है या ये नहीं रहेगा 395 रहेगा तो इसको भी आप लोग लगा सकते हैं। 465 अनुच्छेद हैं, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं। देखिए मैं कहीं ना ये नहीं रहेगा तो आप लोग इसको लगा सकते हैं। तथा सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है, जैसा कि आप लोगों को मैं पिछली कक्षा में बता चुकी हूँ। और संविधान के मूल पाठ में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े भी गए तथा प्रतिस्थापित किए गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। मतलब कुछ अनुच्छेद जो हैं जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद जिनकी आवश्यकता नहीं थी उनको निकाल भी दिया गया। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है, पहले 8 थी और अब बढ़कर दोस्तों हो गई है 12। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। विधानतः नए राज्य को, ये देखिए 8 अनुसूचियां पहले थी, ये 12 अनुसूचियां हैं, क्योंकि देखिए समय समय पर संविधान संशोधन होते रहते हैं और आगे इसकी संख्या और भी परिवर्तित हो सकती है, बदल सकती है, क्योंकि और ये उचित भी है दोस्तों, समय के साथ परिवर्तन होना लाजमी है। तो इसमें कोई ऐसा बहुत विचारणीय प्रश्न नहीं है कि क्यों बदल गया, समय के साथ सब कुछ बदलता है। नए राज्यों का गठन जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में, नए राज्यों का जो गठन किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में किया गया है, 3 में रखा गया है इसको। आर्टिकल है ये, यही पूछता है कि किस आर्टिकल में क्या है। तो नए राज्यों का जो गठन अगर पूछेगा आप लोगों से तो उसको आप लोग बताएंगे। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं, फिर इसके नीचे पूरे क्रमवार सारे अनुच्छेदों की चर्चा की गई है। तो नए राज्यों का गठन ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में है। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 17 में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता का अंत है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22।
अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है नीति निर्देशक तत्व, जिस आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। भाग किसमें है? भाग 4 में है। और भाग 4 क में या भाग 4A में क्या है? मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। भाग भी इसके साथ साथ आप लोग ध्यान में रिकॉल करते रहिए। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यहाँ पे 36 से 51 तक तो नीति निर्देशक तत्व हैं। अब इसमें दिया गया है कि नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये किसमें है? 39A में, आर्टिकल 39A में है। समान न्याय दिया जाएगा और निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। ग्राम पंचायतों का जो संगठन है, जो किस भाग में था दोस्तों? भाग किसमें था? भाग 9 में। भाग 9 में पंचायतों का गठन था और अनुच्छेद कौन सा है? 40 है। अनुच्छेद आर्टिकल 40 है। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, आर्टिकल 41। कार्य करने के लिए न्यायोचित और मानवीय दशाएं तथा प्रसूति सहायता, याद रखिएगा आप लोग, ये 42 में है। ये देखिए, कार्य करने के लिए न्यायोचित और मानवीय दशाएं, मतलब कोई भी व्यक्ति जहाँ पे कार्य कर रहा है तो मानव होने के नाते वो परिवेश उसके अनुकूल होना चाहिए। उचित जल की व्यवस्था, मतलब पीने योग्य जल की व्यवस्था, उचित मतलब उसके जो एक मौलिक आवश्यकता होती है उसकी वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। प्रसूति सहायता, जो महिलाएं बाल बच्चों वाली हैं, या समझ पा रहे होंगे आप लोग, ये महिलाओं से संबंधित जो भी उनकी प्रॉब्लम है वहाँ से उनसे संबंधित भी उनकी सहायता के लिए भी वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में, तथा शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45 में है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था। जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा चुका है, ये 50 में, आर्टिकल 50 में है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ये आर्टिकल 48 में क्या दिया गया है? कृषि एवं पशुपालन के संगठन, कृषि और पशुपालन, इनसे जो संबंधित दिया गया है ये 48 में है। अनुच्छेद 54 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए आप लोग ऐसे याद रखिएगा, 54 में च, निर्वाचन में च, ऐसे आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। अनुच्छेद 54 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 में क्या है? प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद का गठन। बहुत ये जो दिया बहुत इंपॉर्टेंट, सारे आर्टिकल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं जो इसमें दिए हैं नोट्स में। अभी जो क्रमवार सारे आर्टिकल्स दिए रहेंगे 1 2 3 4 सीरियल वाइज, तो उसमें से कुछ कम महत्वपूर्ण है और कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो विविध परीक्षाओं में अनेकों बार पूछे जा चुके हैं। अब अनुच्छेद 76 देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, ये आर्टिकल है कि भारत का महान्यायवादी। 76 में यह है भारत का महान्यायवादी, और इससे संबंधित हम लोग प्रश्न सॉल्व किए थे। भारत का महान्यायवादी किस भाग में हो जाएगा? तो वहां पे दिया था भाग 8 दिया था, जबकि भाग 8 नहीं, ये भाग 5 में, संघ में हो जाएगा। ठीक है, अब आर्टिकल हो जाएगा अनुच्छेद 78 है, ये राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, मतलब ये कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रपति को वो जानकारी देते रहे क्या हो रहा है क्या नहीं। राष्ट्रपति की विधेयकों पर अनुमति, राष्ट्रपति जो किसी विधेयक पर अपनी अनुमति देता है नहीं देता जो भी है उसका, वो आर्टिकल 111 मतलब आर्टिकल 111 यह है राष्ट्रपति के विधेयकों पर अनुमति से संबंधित। अनुच्छेद 117 में क्या प्रावधान है कि अनुच्छेद 110(1) क में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान। अब हम लोग इसमें कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पूरा स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। देखते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कहाँ गया, ये है 110(1) में। इसको एक बार हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110(1) क में उल्लिखित
कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनर्स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा। मतलब ये है कि कोई भी जो कर से संबंधित धन विधेयक करने का मतलब ये है, ये धन विधेयक है, तो इसको जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। अब देखिए अनुच्छेद है ये 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन। क्या है अनुच्छेद 121 में कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन। मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आर्टिकल 121 में दिया गया है कि उच्चतम और उच्च न्यायालय के कोई भी न्यायाधीश हो उसके संबंध में संसद में चर्चा नहीं होगी, वो निर्बंधन लगाया गया है। अनुच्छेद 123 में क्या है सॉरी दोस्तों, अनुच्छेद 123 में है कि संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। 123 में क्या है, अध्यादेश, ऐसे सिर्फ आप लोग याद रखिए, और अध्यादेश जो है राष्ट्रपति भी प्रख्यापित करते हैं, उनको शक्ति है ये अध्यादेश लाने की। अब देखिए अनुच्छेद 124 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है और उसका गठन है। अनुच्छेद 131 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये पूछता है, ऐसे आर्टिकल ही डायरेक्ट पूछ देता है दोस्तों। तो ये भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है ये है कैग जिसको कहते हैं, आर्टिकल 148 में ये है। अनुच्छेद 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 164 में क्या है, मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। मुख्यमंत्री जितने रहेंगे और मंत्रिपरिषद जो बनेगी उनकी नियुक्ति 164 में दी गई है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, देखिए राज्य के महाधिवक्ता जो महान्यायवादी होते हैं दोस्तों, जो आर्टिकल 76 में और भाग 5 में हम लोग पढ़े थे, वो महान्यायवादी हैं भारत के, वो जो है संघ में होंगे, वो आर्टिकल 76 में है। और ये महाधिवक्ता जो होते हैं उन्हीं का स्थान सेम उसी तरह से ये महाधिवक्ता होते हैं जो राज्य में होते हैं। इनकी नियुक्ति से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 165 में है, वो 76 में, ये 165 में। तथा राज्य विधानसभाओं की संरचना, राज्य विधानसभाएं जो है उनकी संरचना है उसका हुए ये अनुच्छेद किस में है, 170 में है। तो आर्टिकल 215 क्या है, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना ये किस में है, अनुच्छेद 215 में है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 222 दोस्तों क्या है। आप लोग को ये कई बार रिवाइज करना पड़ेगा, कई बार आप लोग इसको फास्ट मोड पे करके आप लोग कई बार इसको रिपीट करिए तो आप लोगों को स्वतः ये याद हो जाएगा। बहुत प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे याद होगा, टेंशन में आ जाइए और उससे पहले आप जब टेंशन में आ जाएंगे तो याद ही नहीं होगा। इसलिए आप लोग ये देखिए आर्टिकल 222, आर्टिकल 222 मतलब 222 ये है, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण मतलब ट्रांसफर। किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में जो ट्रांसफर होता है वो किस में है, देखिए ट से ट्रांसफर और ट से 222, समझ रहे हैं ना आप लोग, ये याद रखिएगा। ये ट्रांसफर, ये क्या हो जाएगा 222, ट्रांसफर 222 किसका है, ये न्यायाधीश, ये तो आप लोग समझ ही पाएंगे। तो ये देखिए आर्टिकल 226 में क्या है, विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। 226 में उच्च न्यायालय की जो विशेष रिट जारी करने की शक्ति है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 226 में है। अनुच्छेद 227 में क्या है, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति है। उच्च न्यायालय जो है सभी न्यायालयों के अधीक्षण कर सकता है। अब देखिए अनुच्छेद 245, संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। 245 में क्या है, 245 में संसद के द्वारा और राज्य विधानमंडल के द्वारा जो भी विधियां बनाई गई हैं उनका विस्तार है, विधायी शक्तियों का वितरण है। वित्त आयोग क्या है, बहुत बार पूछा गया है, ये है 280 में। 280 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं,
अनुच्छेद 312 में। संघ लोक सेवा आयोग जो है ये है 315 में। देखिए ये अखिल भारतीय सेवाएं है 312, संघ लोक सेवा आयोग जो है ये है 315। अनुच्छेद 318 में क्या है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में दिया गया है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारी जो हैं, लोक सेवा आयोग के जो भी सदस्य हैं या जो कर्मचारी हैं, उनकी सेवा की शर्तें जो हैं उनके बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है अनुच्छेद 318 में। हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 320 में है लोक सेवा आयोग के जो कार्य हैं वो अनुच्छेद 320 में है। आर्टिकल 320 याद रखिएगा आप लोग। आर्टिकल 320 में क्या है दोस्तों, लोक सेवा आयोग के कार्य हैं, और 323 में प्रशासनिक अधिकरण है। अनुच्छेद 324 में है निर्वाचन आयोग के, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और निर्वाचन जो है, देखिए साथ साथ आप लोगों को अभी भाग जो पढ़े आप लोग, इससे पहला चैप्टर इससे पहले तो उसमें भाग हम लोग पढ़े थे, और ये निर्वाचन किस भाग में है, निर्वाचन है भाग 15 में। तो यहाँ पे देखिए 324 में ये निर्वाचन आयोग दिया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 330 में है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 332 जो है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। देखिए 330 में जो है लोकसभा में है, और 332 में जो क्या है राज्यसभा में है। तो 330 में लोकसभा में ST SC के लिए स्थानों का आरक्षण है, और 332 में राज्य की विधानसभाओं में ST SC के लिए स्थानों का आरक्षण। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें बहुत टफ नहीं है, 330 332 आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए आर्टिकल 351 में क्या है। आर्टिकल 351 में है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं 351 में। और 352 में क्या है दोस्तों, 352 में है आपात की घोषणा। आपातकालीन प्रावधान ये भाग था 18 में, ठीक है। और 331 जो राजभाषा थी हमारी हिंदी, वो थी भाग किसमें, 17 में। अब देखिए यहाँ से है ये क्रमवार पूरे अनुच्छेद हैं, क्रमशः दिए गए हैं। प्रमुख अनुच्छेद एक दृष्टि में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे इसको, और आप लोग बर्डन न लेते हुए कूल माइंड से इसको पढ़िए। जितना एक बार में आप लोगों को कंठस्थ होता है कंठस्थ करिए, और कूल माइंड से आप लोग देखते जाइए, सभी कुछ आप लोगों को याद आ जाएगा दोस्तों, सब कुछ हो जाएगा। बस विश्वास रखिए, मेहनत करिए और रिवाइज करते रहिए दोस्तों। कर्म भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है हमारी सफलता में, इसलिए अपना कर्म करते रहिए, फल को मिलना ही होगा। जो मिलेगा मिलेगा। कर्म में आप लोगों को करने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, ताकि पश्चाताप न रहे। इसलिए आप लोग कर्म करिए दोस्तों, फल की चिंता नहीं करिए, कर्म अपने करते रहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आर्टिकल 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, अनुच्छेद 1 से। अनुच्छेद 1 में देखिए क्या है। अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम है और राज्य क्षेत्र है। और अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। और अनुच्छेद 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। देखिए दोस्तों, जो आजकल नाम में परिवर्तन हो रहा है ना, जैसे उत्तरांचल था पहले, उसका नाम उत्तराखंड हो गया है, तो वो ये आ जाएगा आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3 के तहत ही किया गया। देखिए नए राज्य का निर्माण किया जा रहा है, अगर नए राज्य बनाया जा रहा है तो वो भी इसी में आएगा। जैसे ये बना तेलंगाना, तो ये 3 के तहत आएगा। वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। किसी राज्य उसका क्षेत्र घटाया बढ़ाया जा रहा है, सीमा भी घट बढ़ गई, तो ये सब कुछ जो आएगा ये आएगा 3 में। और नए राज्यों का अगर हम लोग प्रवेश करा ले रहे हैं
किसी अन्य राज्यों को मिला ले रहे हैं, नए राज्यों का प्रवेश, कोई नया राज्य हम लोग प्रवेश करा रहे हैं या स्थापना कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 में। अब आर्टिकल 5 देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी महत्वपूर्ण महत्व देखिए 4 नहीं दिया है, 5 दे दिया है, तो इसलिए देखिए 5 के बाद डायरेक्ट आ गया 14, 15। तो जो पूछे जाने की संभावना जिनके ज़्यादा है उन्हीं को यहाँ पे भी उल्लिखित किया गया है। इसलिए आप लोग ज़्यादा ये नहीं सोचिएगा कि सारे सब कुछ दे दिया गया है तो फिर क्या हम लोग पढ़े क्या छोड़ें। जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को यहाँ पे सूचीबद्ध किया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 5 में है कि संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता या समता का अधिकार। 15 में है, अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, यहाँ पे कि हाईलाइट कर रही हूँ कि ये जो क्रम है दोस्तों, इसको आप लोग अवश्य ही याद रखिएगा। बिना क्रम का इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जब पूछा जाता है तो ये क्रम भी पूछ दिया जाता है, इसलिए आप लोग इसी समय क्रम भी इसको आप याद करिए। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 में देखिए आप लोग यहाँ से कितनी जानकारियां मिल रही हैं। अवेयरनेस आप लोगों को यहाँ पे देखिए, जागरूकता, यहाँ पे पढ़ने से आप लोगों को जागरूकता आपके अंदर आएगी कि 15 में क्या दिया गया है कि धर्म मतलब धर्म के आधार पे, वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे मतलब महिला है या पुरुष, उसके आधार पे कोई भी, या जन्म स्थान कहाँ पे उसका जन्म हुआ है, इसके आधार पे कोई भी उसमें विभेद नहीं किया जाएगा। विभेद का क्या है? प्रतिषेध है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिए। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। जो लोक से संबंधित विषय है, लोक नियोजन से मतलब जनता के हित के लिए जो भी नियम बनाए जा रहे हैं, नियोजन है से संबंधित है, उससे संबंधित विषयों में अवसर की समानता, सभी को लोक नियोजन के अवसर की समानता है। और अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। मतलब अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, तो उसका छुआछूत का अंत कर दिया गया है। अगर कोई भी इस आधार पे आपसे ऐसा भेदभाव करता है, अस्पृश्यता का आप लोग फील कराता है, तो आर्टिकल 17 के तहत वो आपके साथ आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है दोस्तों। तो ये गलत है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये मतलब आप लोगों के ये 17 में, अनुच्छेद 17 में दिया गया है, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। आप लोगों के साथ कोई भी छुआछूत भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 18 में क्या है? अनुच्छेद 18 में है दोस्तों उपाधियों का अंत। मतलब उपाधियां जो है दी जाती हैं उसका अंत कर दिया गया है। कोई भी उपाधियां लोगों को मिल जाती थी तो वो उपाधियां नहीं मिलेंगी, उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। मतलब हमें एक अपनी गरिमा में रहते हुए भारत की स्वाधीनता और अपने संविधान की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ मर्यादाएं हैं हमारी, कुछ नियम कानून है, कुछ हमारे संविधान की मर्यादा है दोस्तों, मानव की कुछ गरिमा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें बोलने की स्वतंत्रता है। हमें किसी की भी गलत जो भी निर्णय हैं, गलत दृष्टिकोण है, उनको उस पर हम लोगों को आवाज़ उठाने का पूर्ण अधिकार है और हम लोग उसके बारे में बोल सकते हैं, स्वतंत्र हैं उसके बारे में, चाहे स्त्री हो या पुरुष या किसी भी मूल वंश के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी संप्रदाय के हों। दोस्तों हम लोगों को संविधान ये अधिकार देता है कि हम बोलने की हमें स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। यहाँ पे कोई भी हम अपराध किए हैं तो दोष सिद्ध करने उसमें हम अपना पक्ष रख सकते हैं, उसमें संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। मतलब हमें अपने प्राण, मतलब अपना जो प्राण है, जान है,
और जो दैहिक स्वतंत्रता है, मतलब दैहिक मतलब शारीरिक स्वतंत्रता, उसका संरक्षण का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21 में। 21 ये क में 21 क में क्या दिया गया है, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष ये क्या है, ये हमारा मौलिक अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। समझ रहे हैं दोस्तों। 21 में तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है और 21 को में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, अनिवार्य है ये। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में है, इसको पहले हम लोग देखते हैं, इधर है 44 आर्टिकल तक इस साइड। 22 में देखते हैं, कुछ आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। 23 है अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है। मानव का जो व्यापार होता है और उसे बलात् श्रम कराया जाता है, उसका प्रतिषेध किया गया है। 24 दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। मतलब 14 इसमें दिया गया है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, बालक बालिकाओं को ये कारखानों में हम काम नहीं करा सकते, तो ये प्रतिषेध किया गया है। ये आर्टिकल 24 में है। आर्टिकल 25 देखिए, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता हमारा संविधान भी देता है। तो ये किसमें है, आर्टिकल 25 में। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से, मतलब हम किसी भी धर्म को अपने अंदर अंतःकरण में उतार सकते हैं, मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये संविधान हमें स्वतंत्रता दिया हुआ है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। और आर्टिकल 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 39 में क्या है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। 39 को में क्या है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है। और 40 में क्या है, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये है भाग 9 में। 41 में क्या है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। 43 में है सहकारी समितियों का संवर्धन। सहकारी समितियां किसमें दिया गया है दोस्तों, 9 में पंचायत है, 9 में है नगर पालिका और 9 में था सहकारी समिति। भाग की बात बता रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है 44 में। अब हम लोग देखते हैं अगला है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में क्या दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 45। ये देखिए आप लोगों का ये आ जाएगा, आर्टिकल 45 है, देखिए ये है 6 से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 45 जो है ये 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जो वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है अनिवार्य शिक्षा है, वो किसमें था, वो मौलिक अधिकार में था दोस्तों। और ये देखिए आर्टिकल 45 में है, ये हो जाएगा आपका, ये देखिए 45। तो ये है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। अब देखिए ये है 48 क, ये अब आ गया 48 का, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा।
देखिए 48 क में क्या है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीव। 48 में पर्यावरण से संबंधित है। 50 में क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि। और 51 क में क्या है, मूल कर्तव्य। दोस्तों ये 51 क में है मूल कर्तव्य। देखिए वो हम लोग पढ़े थे मौलिक अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो अनिवार्य शिक्षा है वो दिया गया है, तो वो मौलिक अधिकार में आता है। और ये आ जाएगा आपका नीति निर्देशक तत्व में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल के लिए और शिक्षा के लिए प्रावधान है, आर्टिकल 45 में। अब ये देखिए 52 में क्या है, भारत का राष्ट्रपति। 55 में दिया गया है निर्वाचन की पद्धति। और 54 में हम लोग इससे पहले इसमें पढ़े थे, जो नोट्स में था स्टार्टिंग में, तो 54 में था निर्वाचन। 55 में है निर्वाचन की पद्धति। 57 में क्या है, पुनर्विचार के लिए पात्रता, राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए पात्रता है। 58 में है राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होनी चाहिए। और 60 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान जो लिया जाता है वो है आर्टिकल 60 में। 61 में क्या है, ये राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया होती है। दोस्तों ये सिर्फ राष्ट्रपति पर भी महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये सिर्फ हमारे संविधान में राष्ट्रपति पर ही लगाई जाती है 61। और सभी और 2-3 पदों पे है जो महाभियोग जैसी प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है शब्द का, और किसी को भी पद से हटाए जाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया नहीं लगाई जाती है, सिर्फ ये राष्ट्रपति के लिए है। इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे महाभियोग क्या है। तो अभी जितना यहाँ पे आप लोगों को जानने की आवश्यकता है उतना जानिए, अन्यथा आप लोग इस पॉइंट को भी मिस कर देंगे और सारा एक में बिल्कुल खिचड़ी बन जाएगा। दोस्तों तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल ये 66 क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। और 70 में क्या है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन है। अन्य आकस्मिकताओं, अन्य जो आकस्मिक कुछ घटनाएं घटती हैं उसमें राष्ट्रपति के कृत्य का निर्वहन है। आर्टिकल 72 में क्या है, ये राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है फ्रेंड्स, आर्टिकल 72 में। तो इसमें हम लोग देखते हैं, पढ़ लेते हैं एक लाइन की, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। मतलब कहने का मतलब ये दोस्तों है कि अगर किसी को भी मान लीजिए कि मृत्यु दंड दिया गया है, तो मृत्यु दंड को जो क्षमा करने का है या उसको कम करने का जो भी अधिकार है ये सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। तो ये राष्ट्रपति की शक्तियां ही हैं और कोई भी ये कार्य नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देखिए ये 72 में बहुत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं और ये हम सभी लोगों को जानना चाहिए कि हमारे राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं। देखिए 72 में क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति की। 73 में देखिए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। और 74 में है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। राष्ट्रपति की सहायता के लिए और उनको सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है 74 में। 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। अब देखिए 76 में क्या है, ये हम लोग देखे थे, भारत का महान्यायवादी ये संघ 5 में। ये क्वेश्चन लोग सॉल्व किए थे, इसलिए आप लोगों को मैं यहाँ पे देखिए रिकॉल करा दे रहे हूँ। इससे आप लोग जो पहले चैप्टर में आप लोग प्रश्न किए थे, सॉल्व किए थे, उसको भी यहाँ पे मैं रिकॉल करा दे रही हूँ कि आप लोगों का रिविजन हो जाएगा यहाँ पे। दोस्तों 79 में संसद के गठन का प्रावधान है। 80 और आर्टिकल 80 में क्या है, 80 में क्या है, राज्यसभा की संरचना है। 81 में क्या है, 81 में क्या है, लोकसभा की संरचना है। तो 80 में राज्यसभा की संरचना है, 81 में लोकसभा की संरचना है। और 79 में संसद के गठन का प्रावधान है। तो यहाँ पे देखिए पहले संसद, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा। तो संसद है 79 में, मतलब 79 में, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। अब 83(1) में देखिए राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ये किस में दिया गया है, आर्टिकल 83(1) में।
आर्टिकल 84 में क्या दिया गया है दोस्तों? आर्टिकल 84 में संसद की जो सदस्यता है, जो उसकी अर्हता क्या होगी, मतलब संसद के जो सदस्य हैं उनकी अर्हता क्या होनी चाहिए, ये दिया गया है 84 में। 85 में क्या दिया है? संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, मतलब संसद का सत्र कब बुलाया जाए, कब उसका अवसान किया जाए, मतलब उसको समाप्त किया जाए, कब विघटन कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। तो ये दिया गया है 85 में। और आर्टिकल 100+1, तो इसमें दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर यानी टाई होने पे, मतलब जब कोई भी अगर वो किसी भी पक्ष में वोटिंग हो रही हो किसी मुद्दे पे, तो अगर टाई हो गया, मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों का मत बराबर हो गया, तो लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है। जिस पक्ष में उनको अपना मत देना होगा वो उनका स्वविवेक है, वो उसमें अपना निर्णय दे सकते हैं, तो वो निर्णायक मत कहा जाएगा। क्योंकि टाई करके तो छोड़ेंगे नहीं, कोई मुद्दा उठाया होगा गया होगा, अगर प्रस्ताव लाया गया होगा तो वो महत्वपूर्ण ही होगा। तो अगर टाई हो गया तो उस महत्वपूर्ण लोक नियोजन जो लाए गए हैं उसको तो वहीं पे छोड़ दिया नहीं जाएगा ना, टाई होने की वजह से उसको आगे बढ़ाना होगा। तो उसमें लोकसभा अध्यक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है निर्णायक मत के माध्यम से। ये आर्टिकल 108 मतलब 108 में क्या है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है। देखिए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ये महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछता है, कई बार ये पूछा जा चुका है कि ये 108 में, पहले तो प्रश्न यही पूछता है दोस्तों कि 108 में क्या दिया गया है। तो 108 में प्रश्न में यही दिया गया, 108 आर्टिकल में 108 में, कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो हम लोग जानते हैं ये कि सदनों की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है। तो देखिए, जब लोकसभा में कोई प्रस्ताव लाया जा रहा है और राज्यसभा उसको मानने से इनकार कर दे रही है, उसमें कुछ आशंका उसमें अपना प्रदर्शित कर रहा है राज्यसभा, तो जब मतभेद होगा दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, किसी प्रस्ताव को लेकर नहीं पहुंच पाएंगे वो किसी निर्णय पे, तो दोनों सदनों को बुलाया जाएगा, एक संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। और जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है उसको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, दोस्तों जान लीजिए, प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और जो उसको आहूत किया जाता है, संयुक्त बैठक को जो आहूत करता है, बुलाता है, उसको कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। ये देखिए आर्टिकल 108 में, आर्टिकल अनुच्छेद 108 में दिया गया है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। आर्टिकल 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। जो भी धन विधेयक लाया जाता है, हमारे संसद में धन विधेयक लाए जाते हैं, उसके संबंध में कुछ प्रक्रिया है, वो दिया गया है आर्टिकल 109। आगे के चैप्टर में हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे जितना हम लोग को जानने की आवश्यकता है उतना हम लोग जानते हैं। अब देखिए आर्टिकल 110 अर्थात अनुच्छेद 110 में दिया गया है धन विधेयक की परिभाषा। 110 में क्या दिया गया है? धन विधेयक की परिभाषा। और अनुच्छेद 112 में दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117 में दिया गया है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध दिया गया है। और अनुच्छेद 112 में दिया गया है न्यायालय के द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। 122 अनुच्छेद 122 में क्या दिया गया है कि जो न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, मतलब संसद में जो भी कार्यवाहियां चल रही हो उसकी जांच न्यायालय नहीं करेगा, उसको अधिकार नहीं है जांच करने का संसद की कार्यवाहियों का। तो ये है आर्टिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 122 में दिया गया है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, देखिए दोस्तों 123 या 123। इसमें क्या है? राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति है ये। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगी कि संसद का कोई भी सदन जब सत्र में न हो और किसी भी विशेष मुद्दे पर नियम कानून बनाने की आवश्यकता अगर दिखाई पड़ती है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देते हैं। तो
देखिए, अब दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर हम लोग आपसे मिलते हैं और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको लेकर फिर आप लोगों के सामने आएंगे। और क्योंकि एक साथ आर्टिकल्स थोड़ा पढ़ने में, क्योंकि पूरा आप लोगों को बिल्कुल रटना पड़ जा रहा है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट डे आप लोग के सामने लेकर प्रस्तुत होंगे रिमेनिंग आर्टिकल्स। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होती हो तो आप लोगों को उसको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारी साइट पे जाके एग्जाम क्विक चैनल पे जाके दोस्तों आप लोग विजिट करिए और देखिए, वहाँ पे हमारी टेस्ट सीरीज जो फ्री में भी है, आप लोग उसका लाभ उठाए जाइए। और अपनी जो तैयारी है आप लोग उसको अनवरत बनाए रखिए दोस्तों। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिर पर पड़त निशान। तो प्रयास करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।